बाजार के लिए एक और मुश्किल भरा ट्रेडिंग सेशन जहां दुनिया भर के बाजारों से तनाव बढ़ने के संकेत और गिरावट के आसार। कमजोर खुलने के बाद क्या रहेगा आज का ट्रेडिंग सेटअप और क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी फोकस रहेगा, इसी पर स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कहीं पर भी ग्लोबल बाजारों में तो राहत के संकेत नहीं आ रहे हैं, पर कैसे समझना है आपको बाजार के एक्शन को, क्या रणनीति आपको बनानी है और आगे की चाल कैसी रहेगी, इन सभी मुद्दों पर करेंगे अनिल जी के साथ चर्चा। सर बताएं, सबसे बड़ी बात तो हमें मालूम है, बट फिर भी कहां पर है आपकी नजर? बिल्कुल, रशिया और यूक्रेन से तनाव बढ़ने के सारे संकेत आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं रशिया की तरफ से, वो थोड़ी सी टेंशन बढ़ाने वाले हैं। और इसी टेंशन बढ़ने के चलते अमेरिका, ब्रिटेन और दुनिया भर के देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते कच्चा तेल और सोना और मेटल्स में उछाल आता हुआ दिख रहा है। $97 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है आपको कच्चा तेल, और सोना $1900 के ऊपर से निकलता हुआ दिख रहा है। SGX निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है, डाउ फ्यूचर्स 450 पॉइंट नीचे है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का मूड माहौल ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी वाला मामला साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ग्लोबल मूड माहौल तो सर बिगड़ा हुआ है। फाइनली जो थोड़ा छोटा मोटा विवाद चल रहा था, कल एक बड़ा कदम रशिया ने उठाया और काफी बड़ा कदम ये उठाया है। उनकी टेरिटरी को इंडिपेंडेंट मान लिया है और फिर अपनी मिलिट्री भी वहां पर भेज दी है। कह रहे हैं पीस कीपिंग के लिए, पर ये क्या पहला कदम है? एक तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, और दूसरा ऑफ कोर्स क्या इन्होंने कर लिया जो करना था या फिर और करने की तैयारी में? आपको क्या लग रहा है सर? बहुत सारे सवाल है। देखिए, एक एक करके बात करते हैं कि क्या हुआ है। पहली चीज तो ये कि जो विवादास्पद क्षेत्र थे, रूस ने उन्हें एक तरह से मान्यता दे दी। मतलब कह दिया कि हाँ भाई, ये जो विवादास्पद क्षेत्र है ये इंडिपेंडेंट है, यूक्रेन से अलग है। वही यूक्रेन नहीं चाहता है। लड़ाई झगड़ा उसी बात को लेकर है कि ये जो दो क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें अलग राष्ट्र के तौर पर मान लें या इंडिपेंडेंट मान लें, क्योंकि वो रशिया के कब्जे वाले ज़्यादा हैं या रशिया के फेवर वाले ज़्यादा हैं, और इसीलिए रशिया चाहता था कि वो यूक्रेन से अलग हो जाएं और उन जगह का इस्तेमाल रशिया अपने पर्पज से कर सके, चाहे वो सैन्य कार्रवाई के लिहाज से करे या कंट्रोल के लिहाज से करे, और इसी बात को लेकर झगड़ा है। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम इनको इंडिपेंडेंट दर्जा देते हैं और ये अलग है। करेक्ट। ये लड़के करना था या वैसे ही करना था? तो रशिया ने सोचा कि बिना बम डाले मैं ये काम कर लूँ। जी, करेक्ट। तो उनको ये अचीव करना था। अब उनको जब ये अचीव करना, तो क्या यूक्रेन और बाकी देश इस बात के लिए सहमत होंगे? और उसका जवाब है ना। अब लड़ने के सामने अगर वो बम डालकर कुछ करते तब तो सीधे सीधे बाकी सारे देश खड़े हो जाते हैं। अगर वो बम डालकर नहीं कर रहे हैं और खाली बात करके कर रहे हैं, तो फिर दूसरे देशों के पास क्या रास्ता है? दूसरे देशों के पास रास्ता ये है कि वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की कोशिश करें, जिसकी धमकी आपको आती हुई दिख रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूनाइटेड नेशंस की आपात बैठक में भी यही चीजें होती दिख रही है। राइट। सो ये तो पक्का है कि यूक्रेन अटैक नहीं करेगा, उनकी ताकत नहीं है। रशिया को बिना अटैक किए अगर अपना पर्पस सोल्व हो जाता है तो उन्हें अटैक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में इनको दो मोर्चे पर लड़ा जाएगा। एक तो रशिया और यूक्रेन के बीच की लड़ाई के मोर्चे पर, दूसरा दुनिया भर के इकोनॉमिक लड़ाई के तौर पर। तो जब दुनिया भर की इकोनॉमिक लड़ाई के तौर पर इसे लड़ा जा रहा है, तो क्लियर कट अब ये डर है कि अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी सब तरह देशों की तरफ से रशिया पर दबाव बनेगा। क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि आपने हमला किया है, हमला तो किया नहीं है। तो हमले को लेकर तो आप उन पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन बिना हमला किए अगर रशिया जो अचीव करना चाहता है वो कर रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि बाकी देशों के पास विकल्प वही है कि आप सैंक्शंस लगाएं। और जैसे ये सैंक्शन लगाने की बात आएगी, दुनिया भर में कमोडिटीज के दाम बढ़ेंगे। एब्सोल्युटली। और सोने चांदी के दाम बढ़ते हुए दिख ही रहे हैं। कमोडिटीज में भी स्पेशली गैस, ऑयल, ये सारे जो है जिसका प्रोडक्शन रशिया करता है, एल्यूमिनियम जिसका 10% प्रोडक्शन रशिया से आता है दुनिया भर का, तो इनकी सप्लाई कम होने के पूरे आसार है। अमेरिका, ब्रिटेन ये हमेशा चाहेंगे कि लोग रशिया से व्यापार ना करें। करेक्ट। तो ये सारी जो चीजें होने वाली है, ये इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता लेकर आएगी। बिल्कुल सर। और ये अगले कुछ दिनों तक चलने वाला है, जब तक कि फाइनल न हो जाए कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है। अब रहा सवाल ये कि क्या रशिया ने खाली ये कह दिया कि हम दो विवादास्पद क्षेत्रों को हम दर्जा दे रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, क्या बात यही खत्म हो जाएगी? क्या आगे लड़ाई नहीं होगी? क्या हमला किसी एक दूसरे की तरफ से नहीं होगा? इसको लेकर अभी भी सिचुएशन साफ नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो अभी भी ढेर सारी अनिश्चितताएं हैं, और पोस्चरिंग जो हो रही है, जितनी स्ट्रांग पोस्चरिंग अब रशिया कर रहा है, उतनी स्ट्रांग पोस्चरिंग, उतनी स्ट्रांग पोजिशनिंग उसके सामने दूसरे देश भी अमेरिका के नेतृत्व में करने की तैयारी में। सो मामला
सुलझने के बजाय बिगड़ते हुए नजर आ रहा है। वीकेंड पर जो अच्छी खबरें आई थी कि पुतिन साहब और बाइडेन साहब मुलाकात करेंगे, फ्रांस अच्छी खासी मध्यस्थता करवाने की कोशिश कर रहा था, तो वो चीज़ें अब पीछे चली अलग ही चीज़ हो गई। हाँ, मतलब वो भूल ही जाओ, अब वो कुछ नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और तो एक तरह से अमेरिका जो कहता था कि हम रशिया पर भरोसा नहीं है, उनका भी कहना ठीक था। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने यही किया कि जब सब कुछ चल रहा है, बातचीत होनी है, उसके पहले अमेरिका क्या कह रहा था कि हम मुलाकात तभी करेंगे कि जब आप हमला न करें, यूक्रेन के अंदर न घुसें। ठीक है, रशिया ने क्या किया, घुसे नहीं लेकिन पूरे घुस गए। करेक्ट, मतलब आप अलग तरीके से डिप्लोमेटिकली घुस गए और आपने कह दिया ये दोनों कब्जे वाले क्षेत्र इंडिपेंडेंट है। और पता है कि इंडिपेंडेंट कहते ही जैसे ये हुआ, सब अगर मान गए तो वो अपने कंट्रोल में ले लेंगे। सो चीजें बिगड़ रही है, बन नहीं रही। मार्केट्स कैसे देखेंगे सर इसे, क्योंकि गोलीबारी करे बिना उन्होंने ये कदम उठा लिया है। अब एक सोच, मैं भी कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, एक सोच ये भी है कि चलिए इन्होंने ये कर लिया, जाने दीजिए, पर ये पहली बार नहीं है। 2008 में जॉर्जिया किया था, 2014 में ये क्राइमिया किया था, अब इन्होंने ये किया है, तो क्या आगे भी कर सकते हैं पता नहीं। पर दूसरी बात ये भी है कि एटलीस्ट युद्ध तो नहीं किया, अटैक तो नहीं किया, तो मार्केट्स कैसे देखेंगे इसे? देखो, मार्केट को तो है ना द एंड चाहिए जी, क्लैरिटी चाहिए कि युद्ध नहीं होगा। वो क्लैरिटी आज नहीं है। करेक्ट सर, करेक्ट, आज नहीं। हाँ, या फिर ये क्लैरिटी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया जी, अब 5-7 साल बाद होगा जो नया होगा, अगर ट्रेंड जॉर्जिया और क्रीमिया की तरह। हाँ, ठीक है, तो वो भी क्लैरिटी नहीं है। जी, तो जब तक क्लैरिटी नहीं तब तक आप वोलेटाइल रहेंगे, ऊपर नीचे रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा होता रहेगा जो आपको परेशान करेगा। समझ गया। सो हमें एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए कि भाई होना क्या है, और वो क्लियर डायरेक्शन अभी तक है नहीं। करेक्ट सर। अब वो क्लियर डायरेक्शन किस तरह से होगा फाइनल, इसका क्या, या तो एक काम ये कि भाई हमला हो जाए, एक दूसरे की तरफ से लड़ा ले, करेक्ट, तो मार्केट के लिए अनिश्चित, अगर भाई लड़ लिए, हो गया, बात खत्म, और वहां पर आपको बॉटम बन जाएगा। करेक्ट सर। या फिर ये हो जाए कि नहीं, दोनों ने हाथ मिला लिए, नहीं लड़ेंगे, जो है उस यथास्थिति बनाए रखेंगे, फिर बीच बीच में कभी कभी 2-4 गोली चला ले, करा ले, वो चलता रहता है, पड़ोसियों में होता ही है। ठीक है, या तो वैसी सिचुएशन हो जाए तो वो हो जाए तो भी ठीक है। तो दोनों में से कुछ एक तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। और जब तक नहीं होगा दीप, तब तक ये परेशानी रहेगी। सबसे बड़ी परेशानी है कि आप ओवरनाइट है ना, सुबह उठकर आप कुछ भी देखेंगे करेंगे तो आपको हमेशा ये लगेगा अरे यार ये खबर आ गई, वो खबर आ गई। करेक्ट सर, वैसा है तो दिक्कत हुआ। हाँ, ठीक है। हमें क्या करना है, और दो तरफ से पूछूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, पर क्योंकि आज बड़ा गैप डाउन आ रहा है, तो पहले ट्रेडर्स के लिहाज से बताएं कि आज इन्हें क्या करना है। हम कर ही क्या सकते हैं वेट एंड वॉच के अलावा। वेट एंड वॉच, ठीक है, देखिए सिंपल सी चीज है, ट्रेडर्स के लिए तो बहुत ही रिस्की मार्केट है, और लगातार हर रोज हम यही कह रहे हैं कि ओवरनाइट तो किसी तरह की पोजीशन आपको रखनी नहीं चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट। भले ही शॉर्ट वाले सोच सकते हैं कि हाँ हमने रखी 200 पर नीचे खुल गया, लेकिन वो किस्मत से ज्यादा है बजाय इसके कि स्किल्स के। करेक्ट। तो अगर किस्मत अच्छी है तो आप किसी भी मार्केट में कमा सकते हैं जी, फिर उसके लिए इसी तरह के मार्केट में रिस्क लेने की क्या जरूरत है, राइट। सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि जो ट्रेडर्स हैं उन्हें तो अपनी ट्रेडिंग पोजीशन मिनिमम रखनी चाहिए, ओवरनाइट पोजीशन नहीं रखनी चाहिए, इंट्राडे में भी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। ये सारी दिक्कतें हैं जो ट्रेडर्स के लिए है। ठीक है, जहाँ तक इन्वेस्टर्स का सवाल है, इन्वेस्टर्स के लिए दीप है ना 2 महीने बड़े मुश्किल वाले, 2 महीने भी नहीं कहूँगा मैं, अब तो 1 महीना 1.25 महीना ही है, अब से लेकर मार्च तक का महीना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों से जूझना है। yes, रशिया यूक्रेन है, फिर उसके बाद आपका एक मेगा आईपीओ आ रहा है जो आपकी लिक्विडिटी निकालेगा। मार्च के महीने में वैसे ही लिक्विडिटी की समस्या आमतौर हमेशा होती है। बिल्कुल सर। बड़े इन्वेस्टर्स ब्रोकर्स अपनी पोजीशंस बुक्स कम करने की कोशिश में रहते हैं, वो होता ही होता है। ठीक है, उसके ऊपर न सिर्फ LIC बल्कि कई सारे और आईपीओ पीछे लाइन में लगे हैं जो अप्रूवल से, आज भी 3-4 आईपीओ की अप्रूवल आई है सेबी की तरफ से। तो आपके लिए लिक्विडिटी की समस्या है, उसके ऊपर ग्लोबल मार्केट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। करेक्ट, ये अमेरिका में डर ही है आपको महंगाई को लेकर, ब्याज दरों को लेकर, वही डर हमारे यहाँ भी है। आप देखिए बैंक्स ने 10-10, 15-20 बेसिस पॉइंट 5-5 साल की डिपॉजिट पर रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। yes, तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ हैं जिसको आपको अब से लेकर 31 मार्च तक जूझना है। सो मेरा ये समझना है कि कोई बड़ी मीनिंगफुल ढंग की रिकवरी आएगी तो मार्च के बाद ही आएगी। अच्छा, मार्च तक नहीं आने वाला है। अब एज एन इन्वेस्टर क्या आपको ये पहला और आखिरी मार्च है जिसमें डर लगता है? नहीं, हर साल मार्च आता है, कई आए कई चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाए। तो अगर इन्वेस्टर के तौर पर आप हैं, अच्छे स्टॉक्स में हैं या अच्छे फंड्स में हैं, तो बने रहे, दिमाग न लगाएं।
मौका देगा अब से लेकर मार्च तक, अगले 4-5 हफ्ते आपको बाजार मौके देगा, 4 से 6 हफ्ते वहां पर अच्छे लेवल्स पर अच्छे स्टॉक्स में या फिर फंड्स में एंट्री करने की कोशिश करें। ये इन्वेस्टर्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब एक दूसरे तरह के इन्वेस्टर भी होते हैं जो मौका देख के, पोजिशनल इन्वेस्टर्स जो हाँ मौके पे चौका लगाने वाले, उनके लिए सिंपल चीज ये है, जो 2-4 हफ्तों के लिए पैसा लगाते हैं वो अपने आप को इन्वेस्टर मानते हैं, वो भी एक कैटेगरी है जी, वो भी कुछ गलत नहीं है, वो भी अपने आप में ठीक है। उन लोगों को पोजीशन अपनी कम रखनी चाहिए। जितनी पोजीशन आपकी प्रॉफिट में बुक हो रही है बुक कर लीजिए, जितनी पोजीशन आप, चाहे वो कैश के स्टॉक्स में, जितनी पोजीशन आपकी रीजनेबल लॉस पर है बुक कर लीजिए। थोड़ा कैश में आ जाइए, कैश रहेगा तो बाजार जब मौका देगा आपको तो आप लगा पाएंगे। सो पोजिशनल इन्वेस्टर्स जो है ना, जो थोड़े दिनों के लिए ट्रेडिंग करते हैं, जिनका 2-3-5 साल का व्यू नहीं है, 2-3 हफ्ते से 2-3 महीने का व्यू है, उनको कैश में रहना चाहिए। और ट्रेडर्स को तो जब तक ये रशिया वाली सिचुएशन क्लियर ना हो जाए तब तक आपको ओवरनाइट पोजीशन तो बिल्कुल किसी भी तरह नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है कल सुबह आप वापस लौटें, कुछ बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिले, हो सकता है आप दोपहर 2 बजे जब ये वापस सब उठेंगे, रशिया वाले जो 2 बजे सारे अनाउंसमेंट करते हैं, यू नेवर नो, कुछ अच्छी खबर भी आ जाए या कुछ और भी खराब आ जाए। सो क्या खबर आएगी ये तो किसी को पता ही नहीं, हमको तो नहीं पता कम से कम। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि बजाय इसके कि मार्केट में क्या होगा, बजाय इसके कि क्या खबर आएगी, बजाय इसके ये अंदाजा लगाने की मामला ऐसे सुलझेगा या वैसे सुलझेगा, आज सुलझेगा या अगले हफ्ते सुलझेगा, जिन चीज़ों का पता नहीं उसका अंदाजा लगाने की बजाय बेहतर ये कि जो पता है उस पर फोकस करें। पता ये कि आपकी ट्रेडिंग पोजीशन क्या है, आपकी रिस्क लेने की ताकत क्या है, आप क्या बेच सकते हैं, क्या रख सकते हैं। अगर आपने इतना काम कर लिया, अपने ऊपर रिसर्च कर ली, तो रशिया यूक्रेन पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो पॉइंट ये कि अपनी जो भी पोजीशन है उसको मैनेज करने की कोशिश करें, उसको मेंटेन करने की कोशिश हो जाएगी। और ये आज ही नहीं बट आने वाले कुछ हफ्तों के लिए आपको जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं होती बनानी। अंडरस्टूड सर। तो थोड़ी अब वॉलेटिलिटी और बढ़ेगी बाजार में और इस पर आपको ध्यान रखना है। जो भी आज डेवलपमेंट्स आएंगे उस पर हमारी कड़ी नजर है और सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। चलिए सर, फिर आज का सेटअप समझाइए। 17,000 के नीचे है एसजीएक्स निफ्टी, वैसे तो ग्लोबल संकेत नेगेटिव है बट कैसे देख रहे हैं आज आप? पॉजिटिव खाली एक ही है दीप, और वो है घरेलू फंड्स के संकेत। बाकी ग्लोबल नेगेटिव है, एफआईज नेगेटिव है, सेंटीमेंट नेगेटिव है, वायदा कारोबार के संकेत और ट्रेंड न्यूट्रल साइड पर। ट्रेंड भी शायद हो सकता है आज नेगेटिव होने की कोशिश कर ले, 17,000 के नीचे अगर बंद होते हैं तो देखते हैं क्या कुछ होता है। 17,000 17,075 पहला सपोर्ट जोन है जिसके आसपास हम खुलने चाहिए और वहां पर देखेंगे क्या कुछ होता है। इसके बाद 16,800 16,875 अगला बड़ा सपोर्ट है, जहां से हमने बाउंस बैक दिया था 17,639 तक का। तो अगर ये होल्ड होता है तो ठीक है, नहीं तो इसके नीचे फिर वही पिछली बार वाली 16,400 16,600 वाली रिस्क खुलती है जो नीचे की तरफ ले जा सकती है, जहां से हमने वापस से 18,350 का लेवल दिखाया था। 16,406 का लो बनाकर 18,350 2,000 पॉइंट की नॉन स्टॉप रैली दिखाई थी। अगले बड़े लेवल्स वो आएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज वहां तक ना पहुंचे। आज वर्स्ट केस सिनेरियो में भी हो सकता है हम 16,800 16,875 की रेंज को होल्ड करने की कोशिश, जो लास्ट टाइम का बॉटम है, जहां से हमने 17,639 का हाई बनाया है। नहीं, पिछले मंडे को ही किया था ना सर, वहीं से एक हफ्ते में ही वापस आ गए। दिखता बहुत दूर है, हफ्ता भर ही हुआ था। वॉलेटिलिटी इतनी है, क्या करेंगे आप, वापस से हफ्ते भर में आप घूम फिर के वहां आ जाते हैं। ऊपर की तरफ 17,200 17,275 हल्की फुल्की रेंज है रुकावट की, और उसके ऊपर 17,300 से 17,375 ये आपके लिए हाई रेंज है आज के लिए ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी 36,950 37,150 ये हल्की फुल्की सपोर्ट रेंज है, इसके आसपास कहीं खुलने चाहिए और देखेंगे यहाँ पर कि हम सपोर्ट ले पाते हैं। कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी कम कमजोर दिख रहा है, इनफैक्ट ये कह सकते हैं मजबूत भी कहें तो गलत नहीं है। इसके नीचे 36,650 36,825 है जो पिछले हफ्ते का लो है। इंट्राडे में हमने 36,650 बनाया था, क्लोजिंग हमने 36,900 के आसपास के नीचे की नहीं दी थी, 36,908 जहाँ तक मुझे याद है, और 36,825 का एक इंट्राडे लो था। तो मुझे लगता है वो लेवल जो है मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपर कितना जा सकते हैं, 37,750 37,950 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। 38,000 के आसपास आते ही बाजार दम तोड़ते हैं, ऊपर निकले तो 38,050 38,200 ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग बेचने की जगह है जी। तो ये हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स और आज की बड़ी जोन्स जहां पर निकलनी है। आज के लिए फिर गैप डाउन तो हो रहा है सर, उसके बाद सपोर्ट लेवल्स कौन से रहेंगे और दिन के लिए रेजिस्टेंसेस कौन सी रहेंगी निफ्टी बैंक निफ्टी इन दोनों पर सर? जो लेवल्स हैं हम चूंकि बंद हुए हैं 17,200 से, तो 17,200 से हम गिन रहे हैं 17,150 17,100 17,050 और 17,000, हर 50-50 पॉइंट पर यहाँ पर सपोर्ट है पहले। इसके बाद 16,875 16,850 और 16,800 ये 3 लेवल हैं। 16,800 के नीचे रिस्क खुलती है
जो आपको 16,600 से 16,400 की रेंज में इवेंचुअली ले जाती है। तो आपको अल्टीमेटली आज के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग लास्ट आखिरी उम्मीद वाला लेवल जो मानना चाहिए वो 16,800 है। ऊपर की तरफ 17,200 से आप गिनिएगा, 17,250, 17,275, 325, 350, फिर 17,375 और 17,450 तक के ऊपर के लेवल हैं निफ्टी के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 37,700 के आसपास आप बंद हुए हैं कल, ठीक है ना। 37,600, हाँ 37,700 के आसपास, 685 जहाँ तक मुझे याद है जी, 37,685 बराबर है। 37,700 बंद हुए हैं। तो पहला नीचे के लिए सपोर्ट लेवल जो बनेगा 37,525, 37,325, 37,150। 37,150 इंपॉर्टेंट है दीप, कल का लो यही है। तो इसके नीचे फ्रेश बिकवाली या फ्रेश कमजोरी होगी वो 37,050 से 36,925, 36,825। ये 100 पॉइंट की रेंज सबसे मजबूत सपोर्ट है आज के लिए, 36,825, 36,925। और इसके नीचे गए तो पुराना लेवल जो टेस्ट करेंगे जहां से हमने रिकवरी दी वो 36,650 का है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए सारे सपोर्ट है। अब आइए ऊपर की तरफ जी। बैंक निफ्टी चूंकि कमजोर कम है, ऊपर की तरफ 37,750, 37,825 और 37,950 ये 38,000 के नीचे के लेवल है। और 38,000 के ऊपर के लेवल 38,050, 38,200, 38,350। इस रेंज में 38,000 के ऊपर आते ही किसी न किसी लेवल से बाजार घूमता जरूर है। सो दोनों चीजें हैं कि कहाँ क्या कुछ होता है वो वाली बात। अंडरस्टूड सर, दोनों लेवल्स हैं और अब देख रहे हैं बड़े बड़े स्विंग्स बाजार पर आती हैं और आज भी लग रहा है एक बड़े स्विंग का दिन हो सकता है। सर बताएं, वैसे तो आज का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या निकल कर आता है, पर कल बाजार का डेटा कैसा आपको दिखा? थोड़ी मिक्स्ड क्लोजिंग जो होती है दिखी थी। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन में कोई खास बदलाव नहीं है जी, मतलब वही है कि 60% से घटकर 59% आई है, ये गलत है। लॉन्ग पोजीशन 60 से घटकर 59 आई, 1% घटी है। पुट कॉल रेशियो आपका 1.06 है, 1.10 से घटकर, तो थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो घटा है, कोई खास बदलाव नहीं है। विक्स 3% बढ़ा है, कोई खास बदलाव नहीं। तो डेटा में बेसिकली कोई खास बदलाव नहीं है। अब आइए स्टॉप लॉसेस के लेवल जो लॉन्ग पोजीशन पे है। दीप, कल का स्टॉप लॉस का लेवल था 17,100 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, जो कि हुआ नहीं। लेकिन आज थोड़ा सा नीचे का कर रहा हूं मैं, 17,100 क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है और 17,000 इंट्राडे बेसिस पर स्टॉप लॉस है आपका। तो ये आपके लिए सिंपल सा स्टॉप लॉस है। अब 17,000 के नीचे ही खुल रहे हैं, तो खुलने के बाद 10-15 मिनट देख लीजिए। जो हमारा 15 मिनट वाला फॉर्मूला है, 15 मिनट तक 17,000 के नीचे रहता है, तो फिर क्या 16,800, 16,875 की रिस्क खुल जाती है। तो आप अपना स्टॉप लॉस वैसे मेंटेन करें। और जिनको डीप स्टॉप लॉस लगाना हो गैप से खुलने के बाद, तो उनका स्टॉप लॉस 16,800 निकल कर आता है। अंडरस्टूड। हाँ, वो अपनी श्रद्धा पर है। करेक्ट सर। बाकी 17,100 के नीचे बंद होने पर आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपका 17,300 के नीचे का था, जो परसों ट्रिगर हो गया फ्राइडे को, याद है? 16,275 बंद हुआ था, कल फिर 16,200 बंद हुए। तो 17,300 के नीचे बंद नहीं हो रहे थे, 17,400 के ऊपर बंद नहीं हो रहे थे। हम गुरुवार शुक्रवार को यही बात कर रहे थे, करेक्ट? घूम फिर कर क्लोजिंग वहीं पर होती है, करेक्ट। तो अगर डिसिप्लिन के तौर पर आपने 17,275 नीचे बंद होने पर लगा लिया, तो आज आपके चेहरे पर दर्द कम है। स्माइल तो नहीं कर सकता, दर्द कम है। डेफिनेटली दूसरे का दर्द देख के स्माइल आएगी। हाँ, मतलब वो वाला हाल है। सो अभी 17,100 आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी जी, कल के लोज के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएं 37,150 का। दूर है, जिसको छोटा लगाना हो वो 37,500 का होता है, जो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा। तो आपको कल के लो पर लगा लेना है। अब क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस कल भी 37,500 था जी, परसों भी 37,500 था, ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी 37,500 है। फिर भी जिनको बहुत दूर का स्टॉप लॉस लगाना है क्लोजिंग बेसिस पे, वो 36,900 का भी लगा सकते हैं गैप डाउन होने के बाद में, वो आखिरी उम्मीद है। तो आप अपने रिस्क लेने की ताकत के हिसाब से बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस रखें। मेरे हिसाब से 37,500 काफी है। ओके सर। शॉर्ट पोजीशन जी 17,400, ये आपके लिए कल भी स्टॉप लॉस था, इंट्राडे क्लोजिंग आज भी यही रहेगा। कल भी ट्रिगर नहीं हुआ, 17,350 से घूम गए, अच्छी से अच्छी खबरों में भी पार नहीं हुआ, करेक्ट सर। आज भी यही है। बैंक निफ्टी में इंट्राडे स्टॉप लॉस 38,250, क्लोजिंग 38,000। बहुत सिंपल है, ये क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर शॉर्ट साइड पर स्टॉप लॉस बहुत क्लियर मिल रहे हैं दीप। लॉन्ग साइड पर जैसे स्टॉप लॉस चाहिए वैसे मिल नहीं पा रहे, वो तो मुश्किल हो वो मिल रहा है। मतलब अब या तो क्या गैप से खुलते हैं ना, तो या तो आप सीधे ही ट्रिगर कर दो, और सीधा ट्रिगर ना करो तो फिर बहुत दूर का बन जाता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। ओके, अंडरस्टूड सर। चलिए, ये तो रही आपके लिए मौजूदा पोजीशंस की बात, और गैप डाउन होने वाला है तो वहां पर तो आप वॉलेटिलिटी देखेंगे। गैप डाउन के बाद नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह दे रहे हैं सर आप? निफ्टी बेचा जाए
17,400 के स्टॉप लॉस के साथ 17,075, 17,050 और 17,000 ये 3 छोटे टारगेट है जिनके आसपास खुलेंगे। हो सकता है इनके नीचे भी खुल जाए, अब तो धीरे धीरे कमजोरी थोड़ी बढ़ भी रही है। 16,875, 16,850 और 16,800 ये 3 आगे के फाइनल टारगेट है। 16,800 के नीचे फिर सीधा 16,600, 16,400 की रेंज आती है, धीमे धीमे अगले 1-2 दिनों में एक्सपायरी तक की बनेगी। जो लोग खरीदना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं अगर आप और खरीदना ही चाहते हैं, तो एक चांस 16,800, 16,875 की रेंज में ले सकते हैं जी। 16,750 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, लगाएं तो ही खरीदें। ऊपर का टारगेट 17,000, 17,050, 17,075, 17,100, 17,150, 17,200, 17,250 तक, बशर्ते कि कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल जाए, उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आ जाए तो अलग बात है, बाकी तो खैर आना नहीं है। मिलेगी, यू नेवर नो, यू नेवर नो। यस यस। देखो ये मार्केट ऐसा है जिसमें और ऑप्टिमिस्टिक होना खराब है, ऑप्टिमिस्टिक होना भी थोड़ा खराब है, पेसिमिस्टिक होना थोड़ा ठीक है, और पेसिमिस्टिक होना खराब है, और सबसे बढ़िया है रियलिस्टिक रहना जी। जैसी खबर आए, कुछ समय ऐसा होता है बाजार में, कई बार आता है ऐसा, ये पहली और आखिरी बार नहीं हुआ जब बाजार दीप सिर्फ और सिर्फ खबरों पर ट्रेड करता है। तब कोई फंडामेंटल काम। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, समझो निकल के एल्यूमिनियम के दाम बढ़ रहे हैं, रशिया और इनका लड़ना, यूक्रेन का लड़ना एल्यूमिनियम के लिए वालों के लिए था, क्या हिंडाल्को नहीं गिरता? गिरे, मार्केट है, सब गिरते हैं, सब गिरता है। गिरने का फॉर्मूला एक ही है। करेक्ट सर। गिरने का फॉर्मूला एक ही है कि अच्छे शेयर बाद में गिरते हैं, खराब शेयर पहले गिरते हैं। और इसीलिए हम कई बार वो जब बहुत गिरावट होती है तो हम कहते हैं कि सब लाइन से आइए, एक एक करके गिरिए, सबको मौका मिलेगा। कोई हड़बड़ी ना करे, जल्दबाजी ना करे। हाँ, मतलब कल किसी इंडिया बुल्स का नंबर था, परसों किसी और का होगा, किसी दिन मनापुरम गिरेगा। वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्सीडेंट जो है ना जी, वो इस तरह के बाजारों में होते ही होते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये हर बार होता है। सो इसलिए पॉइंट ये है कि आपको पोजीशनिंग बहुत क्लियर करनी है कि मैं कितने रिस्क ले सकता हूँ। और ये मार्केट ऐसा है जब किसी तरह का कोई फंडामेंटल, कौन सी, मुझे एक चीज़ बताओ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, अच्छा यूक्रेन और रशिया लड़ लिए, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं, छोटा मोटा। हाँ, मतलब हमारे यहाँ कुछ वैसा नहीं, हमारी कोई प्लांट बंद होने वाली है नहीं, हमारी कोई रोज सुबह हम जैसे ऑफिस आते हैं वैसे आएंगे, कुछ बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलने, हम जो काम करें ठीक है। ग्लोबल मार्केट से लिंक जो थोड़ी बहुत कमोडिटीज है या जो है उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा कुछ दिनों के लिए, करेक्ट। उसके बियॉन्ड तो हमारा कुछ नहीं है, लेकिन दुबले तो हो ही रहे उनके दुख में, ज्यादा ही हो रहे हैं बल्कि, और सभी हो रहे हैं, हम अकेले नहीं हो रहे। मार्केट का तरीका यही है, भले आपका डायरेक्टली कोई कोरिलेशन ना हो, इनडायरेक्टली लिमिटेड कोरिलेशन हो, फिर भी हम ग्लोबल मार्केट्स का हिस्सा है। जो ग्लोबल मार्केट्स जिस पर रिएक्ट करते हैं वो होता ही है। इसलिए पॉइंट ये है कि जब आपको पता है कि जिन खबरों पर बाजार ट्रेड करना चाहता है उनका फंडामेंटल से बहुत ज्यादा डायरेक्टली लेना देना नहीं है। किसी भी खबर की वजह से कोई, हम यहाँ पर सुबह शाम 2 टाइम खा रहे हैं, उतने ही ब्रश कर रहे हैं, उतने ही शैम्पू यूज करते हैं, उतने ही सोप यूज कर रहे हैं, उतने ही सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो फंडामेंटल्स नहीं बदलते, लेकिन बाजार के मूड माहौल के साथ चीजें बदलती है, भाव बदलते हैं, और वहीं पर आपको अपना संतुलन बनाए रखना होता है। सो ये थोड़ा टफ टाइम है, निकल जाए, दिस टू शैल पास। हाँ बिल्कुल। चलिए, बैंक निफ्टी सर बताना है? हाँ, okay. बता करना है, मैं अलग बात। आपको बातों में उलझा रहा था, मैं भूल जाओगे। बेचने की राइट बैंक निफ्टी पर 38,050 के स्टॉप लॉस के साथ बनती है, 37,500, 37,325, 37,150 और 37,050, ये 37,000 तक के लेवल है। इसके नीचे रिस्क वाला जोन शुरू होता है, लेकिन सबसे मजबूत सपोर्ट जोन अगर बैंक निफ्टी के लिए कोई है तो 36,925, 36,825 की रेंज का ये 100 पॉइंट का, और इसके नीचे 36,650 फाइनल टारगेट, जहां से आपने रिकवरी दी थी बैंक निफ्टी पर ऊपर की तरफ। अब आप बंद हुए 37,700 के आसपास, यहां से ऊपर के, अच्छा नहीं सॉरी, बेचने की राय, खरीदने की भी है। हाँ, कोई खरीदना ही चाहता है तो उसके लिए ये रेंज बहुत बढ़िया है जी। 36,825, 36,925, एक चांस आप वहां ले सकते हैं, और लेना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस दूर है 36,650 का, अगर वो लगा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो 36,750 का लगाएं, आपकी इच्छा पर। ओके, आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना, वैसे 36,650 बनता है। इस स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ले पाए तो एक चांस यहां पर ले सकते हैं, रिस्क है, अगर किसी को रिस्क लेनी ही है तो। टारगेट 37,150,
37,325, 400, 37,500, 37,600, 675, 800 और 925, 38,000 तक के टारगेट बनते हैं बेसिकली। 37 से 38,000 वाली ब्रॉड रेंज हो जाती है। 37,000 के आसपास और नीचे खरीदना है, 38,000 के आसपास और ऊपर बेचना है। अभी तक वो ट्रेंड बैंक निफ्टी दिखा रहा है, अभी तक ये बदला नहीं है। 1000 पॉइंट की रेंज नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं की है अभी तक जी। अभी भी सारी मुश्किलों के बावजूद बैंक निफ्टी ने अपनी रेंज बनाकर रखी है। करेक्ट सर, कल तो पॉजिटिव रहा। कल तो पॉजिटिव, फ्राइडे भी हाँ, 2 दिन से पॉजिटिव, 50-50, 60-60 पॉइंट ही बढ़ रहा है, लेकिन हरे निशान में बंद होना भी अपने आप में वो कहता है कि सर उठा के गया घर पे, बिल्कुल कि भाई मैं हारा नहीं हूँ, ऐसा है। और दूसरों को देखोगे तो बहुत बढ़िया खेल के आया हूँ। करेक्ट। तो ऐसा वाला हाल है। तो ये वाली चीज, तो ये तो होगी आपकी खरीदारी करने की राय बैंक निफ्टी की। और हो गए सर दोनों। आज एग्रेसिव ट्रेडर के लिए और भाई एक ही रखी है मैंने, ज्यादा हाँ। रखी नहीं। मैंने कहा ज्यादा क्या लाइफ में कंफ्यूजन रखना नहीं है। बिल्कुल। इंडिया बुल्स बैन से बाहर है, जो कल हम बात कर ही रहे थे सर, लग रहा था डेटा देख करके आ जाएगा। पीएनबी और एस्कॉर्ट्स बैन में बने हो, तो आज पीएनबी एस्कॉर्ट्स बैन में है, इंडिया बुल्स बैन से बाहर है। इस बीच सर मैं आपसे डेटा लूं उससे पहले व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आ रहा है, रूस पर और नए कड़े प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। ये एक्सपेक्टेड था, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये ऑलरेडी इंडिकेशन आ गई थी कि प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और क्या कुछ एक्शन ले सकता है यूएस, यूके, यूरोप या नेटो, वो देखना जरूरी है। बट रशिया पर रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, क्या होंगे डिटेल्स अभी नहीं आई है सर, बट रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, ये मालूम हो गया। वो बात तो है ही। देखो क्या है इसमें, जिसके पास जो पावर है वो करेगा। हाँ। है ना, हर देश अपने अपने हिसाब से पावर का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका के पास पावर इकोनॉमी की है जी, वो इकोनॉमिक पावर का ही इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट सर। अभी मेन चीज़ है कि इसमें जॉकर इन द पैक इज चाइना ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। वही सबकी नजर वहीं पर है। क्लाइमेक्स तभी होगा जब चाइना कूदेगा। चाइना क्या करेगा देखते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं रशिया के आड़ में, रशिया यूक्रेन के आड़ में चाइना भी ताइवान पर बोले कि अपना भी अच्छा हाथ साफ करने का मौका है। कुछ भी हो सकता है दुनिया में। वैसे ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है ताइवान, 1.5% ही नहीं है। हांगकांग ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, हांगकांग 3% नीचे। तो डर तो है, जो आपने सही बात पकड़ी है सर, कि रशिया यूक्रेन तो एक है, बट चाइना क्या करेगा वो भी एक दूसरा डर इस समय दिख रहा है। देखा जाएगा सर। अच्छा, डेटा समझाएं सर। एफआईएस की तो सेलिंग लगी रही है रोज, कल की डेटा क्या बता रहे हो? डीआईएस की तरफ से थोड़ा सपोर्ट आने की कोशिश। देखो सपोर्ट तो डीआईएस की तरफ से पूरा है। हाँ। एक चीज, दूसरा एफआईएस का भी उतना पैनिक नहीं है बिल्कुल जितना पहले बेचे थे। कल के सेशन में तो आप देखें तो 2262 करोड़ का कैश में बेचा है, 216 करोड़ के इंडेक्स बेचे, यानी कि आपके करीबन 2,500 करोड़ की बिकवाली एक तरह से होगी। सामने 1310 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। लंबे समय बाद एफआईएस की तरफ से स्टॉक्स में खरीदारी आती है। जी सर। ठीक है, थोड़ा ठीक समझे इसे, मतलब इतना बुरा नहीं है। एक्सपायरी रिलेटेड भी थोड़ा। और 2400 करोड़ के आसपास की आपकी जो खरीदारी है वो घरेलू फंड की। लंबे समय बाद आप कह सकते हैं कि मार्जिनली सही, लेकिन घरेलू फंड ने एफआईएस के मुकाबले में ज्यादा खरीदा है कल के सेशन में। थोड़ा सा ही सही, लेकिन ज्यादा खरीदा, तो डेटा उतने खराब नहीं है। अब आइए एफएनओ के डेटा में 17,000 मेक और ब्रेक लेवल है गैप से खुलने के बाद। ये 17,000 के आसपास होल्ड होना जरूरी है। 63 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, पुट में हाईएस्ट है, और 17,000 के टूटते ही आपके लिए रिस्क बड़ी खुल जाती है, क्योंकि 6, 2, 8 करीबन 1.5 करोड़ शेयर से ज़्यादा ऐसे हैं पुट में जो रिस्क पर आ जाएंगे अगर आप 17,000 के नीचे ट्रेड करते हैं तो, लॉन्ग पोजीशन वाले। तो इसलिए 17,000 के आसपास होल्ड होना ज़रूरी है। अगर उसके नीचे गए तो मामला थोड़ा सीरियस हो सकता है। 17,300 को पार करके टिकेंगे तो ही ताकत का पहला अंदाजा आपको मिलेगा। ठीक है, अब आइए बैंक निफ्टी। सेम 37,500 आपके लिए वो लड़ाई झगड़े वाला लेवल। 37,500 के नीचे खराब है, 37,500 के ऊपर अच्छे है, क्योंकि 37,500 पर 18 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, 37,500 पर 11 लाख शेयर का कॉल है, तो 37,500 और उसके नीचे खुलेंगे। अगला और आखिरी सपोर्ट आपके लिए होता है 37,000 का, जहां पर 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। 37,000 के नीचे जाने पर मामला थोड़ा सीरियस हो सकता है। अदरवाइज वही आपकी 37,000 38,000 की रेंज है, और 37,500 बीचों बीच का लेवल। ओके, तो देयर इज, ये है आपके लिए आज का सारा सेटअप। इंटरेस्टिंग डे होगा आज, जैसा अनिल जी ने कहा वॉलेटिलिटी होने वाली है। ध्यान रखिए पोजीशन को रिस्क के हिसाब से आप मेंटेन आज करिए अपनी। आइए जान लेते हैं आज के खबरों वाले स्टॉक्स और ब्रोकरेज एक्शन भी। कुशल और देवांशी दोनों हैं तैयार। आइए शुरुआत कुशल आपसे करते हैं, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ खबरें।
मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कैश पे से 2-3 नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें एलांटास बेक, महिंद्रा सीआई और सनोफी इंडिया अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही आयन एक्सचेंज बीएससी पर तो ऑलरेडी ट्रेड कर ही रहा है, आज से एनएससी पर भी इनके शेयर जो हैं ट्रेड होते हुए दिखेंगे। एक्स डिविडेंड है काफ़ी सारे काउंटर्स, जिसमें हिंदुजा ग्लोबल सोल्यूशंस, एक्सो नोबल, एमएसटीसी और ऑयल इंडिया शामिल है। और साथ ही फाइजर, यहाँ पर एनएससी का सर्कुलर आया है कि मई सीरीज से कंपनी जो है एफएनओ से बाहर होती हुई दिखेगी। 2 खबरें भी हैं मेरे पास, जिसमें आईबी हाउसिंग फाइनेंस, कल आप देखिए काफ़ी ज़्यादा गिरावट थी इनके सभी ग्रुप स्टॉक्स में हमारी खबर के बाद। यहां पर अब देखिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस कंपनी से पालघर मामले में कंपनी से कुछ क्लाइंट और मामले से जुड़े हुए दस्तावेज मांगे हैं। तो ऐसा उन्होंने जो है अपने सर्कुलर में कहा है क्लैरिफिकेशन में, और कंपनी ने ईडी को मांगे गए दस्तावेज जो है वो ऑलरेडी सौंप दिए हैं। ये मामला जो है अप्रैल 2019 का है और मामले पर स्टे के चलते और कोई एफआईआर की गुंजाइश नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आ रहा है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से। जोमैटो पर भी खबर है। अब देखिए जोमैटो ने जी बिजनेस की खबर पर सफाई दी है। यहाँ पर हमने कहा था कि जो सीसीआई द्वारा कंपनी पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है, ऐसा जोमैटो की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है हमारी खबर पर, क्योंकि कल हमने बताया था कि कल सूत्रों के हवाले से यहाँ पर सीसीआई ने जोमैटो के खिलाफ जांच शुरू की है। तो ये जो डिटेल्स थी उस पर जोमैटो ने अपना क्लैरिफिकेशन जारी किया है। ओके, तो ज़ोमैटो की तरफ से कल क्लैरिफिकेशन आया है। कुछ और भी खबरें हैं आपके लिए। देवांशी, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं? मॉर्निंग दीपांशु, आज आप देखिए जैक्सन पाल फार्मा, इसके लिए एक खबर आते हुए दिख रही है, जहां पे कंपनी ने 26% हिस्सेदारी के लिए इन्फिनिटी होल्डिंग्स अब ओपन ऑफर लाएगी। वो इसलिए क्योंकि कल शाम को हमने ये भी देखा था कि इन्फिनिटी होल्डिंग्स को जो प्रमोटर्स हैं, जो फिलहाल वाले जो मौजूदा प्रमोटर्स हैं, उन्होंने 43.73% हिस्सा बेचा है। 235 रुपीज़ पर यह ओपन ऑफर भी आता हुआ दिखेगा। 235 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर यह हिस्सेदारी बेची भी गई थी। और आप देखिए कल की क्लोजिंग का जो भाव था वो 205 रुपीज़ के आसपास था, तो वहां से ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ ऊपर तक की ये ओपन ऑफर की प्राइस फिलहाल आती हुई दिख रही है। और जो हिस्सा बिक्री होगी उसके बाद एरिस्को और इन्फिनिटी होल्डिंग्स, ये दोनों प्रमोटर्स होंगे। इन्फिनिटी का कंपनी में ओपन ऑफर के बाद करीब 70% तक का हिस्सा होगा, और वहीं पे अगर आप एरिस्को प्रोग्रेसिव देखें तो 22% तक की होल्डिंग इनकी तरफ से होगी। और इसके साथ ही वेदांता पर नजर रखें, जहां पे कंपनी ने बाड़मेर राजस्थान में तेल की डिस्कवरी की है, क्योंकि 100% पार्टिसिपेटिंग जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से कंपनी का है, तो इनके लिए पॉजिटिव है। कृष्णा डायग्नोस्टिक पर नजर रखें, जहां पे हिमाचल प्रदेश में 5 साल के लिए कंपनी को सरकारी जो ऑर्डर्स हैं वो मिलते हुए दिख रहे हैं। लेबोरेटरी सर्विसेज के लिए ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश, जहां पे फ्लीटेक्स में करीब 91 करोड़ में 16.5% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कंपनी ने एक करार किया है, जिसके चलते आज फोकस में रहेगा। और ब्लॉक डील्स में एक बार फिर से अडवाणी होटल्स ये फोकस में रहेगा, जहां पे डेल्टा कॉर्प ने 5.42 लाख शेयर्स बेचे हैं। इससे पहले भी बेचे थे और आज एक बार फिर से डेल्टा कॉर्प में इसमें हिस्सेदारी बेची है 99 रुपीज़ 40 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। तो आज ये स्टॉक पर भी नजर रखें। ओके, तो ये है आपके लिए काफ़ी सारी खबरें जहां पर रखनी है नजर। आइए एक बार देख लेते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं एफआईआर में। ब्रोकरेजेस का एक्शन भी आज कुशल ही बता रहे हैं। बताएं कुशल, क्या है आज ब्रोकरेजेस का कहना? देखिए, बैंक्स पर नोमुरा की राय आती हुई दिखी है। सभी बैंकों पर यहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखी गई है, और यहाँ पर जो कमेंट्री आ रही है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो स्लिपेजेस कम होते हुए दिखे हैं वो जो बैंकों के निम्स हैं और जो क्रेडिट कॉस्ट है वहाँ पर काफ़ी बेहतरी इस वजह से होती हुई दिखी है। और आगे चलकर ये मान रहे हैं कि क्रेडिट कॉस्ट जो है कम होते हुए दिखेंगे पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए। और अब तक जितना बैंकिंग सेक्टर इनको जो है दिख रहा है वो पिछले 20 सालों में सबसे बेहतर तरीके से ये कैपिटलाइज है। इनकी टॉप पिक्स में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई है। जो टारगेट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्सिस बैंक पर नोमुरा ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है 980 रुपए के टारगेट के लिए, मौजूदा भाव लगभग 790 रुपए का है। साथ ही एसबीआई पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 650 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं, 512 रुपए मौजूदा भाव है। और आईसीआईसीआई बैंक जो इनकी थर्ड टॉप पिक है 940 रुपए के टारगेट यहाँ पर भी दे रहे हैं। खरीदारी की राय के साथ 750 रुपए लगभग यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस है। जेपी मॉर्गन की कंज्यूमर स्टेपल्स को लेकर भी रिपोर्ट आती हुई दिखी है। ये मान रहे हैं कि कंपनी इनफैक्ट जितनी भी कंपनियां हैं इस स्पेस में वहाँ पर वॉल्यूम की वीकनेस होती हुई दिखी है, और साथ ही इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है, जो चैलेंज है, वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक
चैलेंज बन सकता है रादर अर्निंग्स के हिसाब से, और कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से रूरल डिमांड आगे पैन आउट होती हुई दिखती है। तो जेपी मॉर्गन की ब्रिटानिया पर राय है, यहाँ पर डाउनग्रेड किया है ओवरवेट की रेटिंग से न्यूट्रल पर 4000 से लक्ष्य काटकर 3800 रुपये किए हैं। साथ ही आईटीसी, ये एक सरप्राइज था क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट 238 से बढ़ाकर 250 रुपये किए हैं। HUL पर भी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, पर यहाँ पर लक्ष्य घटाएं 2800 से घटाकर अब 2600 रुपये के टारगेट्स यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर भी 1080 से घटाकर लक्ष्य 965 रुपये के अब दे रहे हैं। हालांकि ओवरवेट रेटिंग यहाँ पर बरकरार रखी गई है। नोमुरा की राय है कमिंस इंडिया पर, यहाँ पर रिड्यूस की रेटिंग के साथ 777 रुपये के टारगेट प्राइस सुझा रहे हैं। मौजूदा भाव आप देखें तो 972 रुपये का है। आगे चलकर ये इंजन मेकिंग कॉस्ट में काफ़ी शार्प स्पाइक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कंपनी के लिए। इंटरग्लोब एविएशन पर कॉन्ट्रास्टिंग रिपोर्ट्स आई है, जहां पर सिटी ने बिकवाली की राय के साथ 1550 रुपये के टारगेट्स दिए हैं। इनफैक्ट ये मान रहे हैं कि जो ओवरहैंग है अभी एक्सेस सप्लाई का, जो राकेश गंगवाल साहब ने इस्तीफा दिया है, ऑलमोस्ट पूरी ग्रुप एंटिटीज़ को मिलाकर 37% हिस्सेदारी लगभग है इनकी, तो 1550 के लक्ष्य यहाँ पर दे रहे हैं। मौजूदा भाव लगभग 2100 रुपये का है। पर दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनले यहाँ पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट 2759 का इंटरग्लोब एविएशन पर सुझा रहे हैं। सिटी की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट कल्याण ज्वेलर्स पर भी आई है, जहां पर मौजूदा भाव 60 रुपये का है, पर खरीदारी की राय के साथ जो टारगेट प्राइस सुझा रहे हैं वो है 95 रुपीज़ का। आगे चलकर बेहतर एग्जीक्यूशन से री रेटिंग संभव है, ऐसा सिटी कह रहा है कल्याण ज्वेलर्स पर। साथ ही आप क्रेडिट स्विस को देखिए, यहाँ पर फार्मा पर भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, जिसमें एक इंटरेस्टिंग नाम है लुपिन का, जहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट जो है ये 850 रुपये के दे रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज पर भी न्यूट्रल रेटिंग के साथ 4465 के लक्ष्य यहाँ पर दे रहे हैं। और अंत में कोल इंडिया पर मैक्वेरी की राय है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, इन्होंने बरकरार रखा है रादर, और 160 रुपये का मौजूदा प्राइस है, पर 185 रुपये के टारगेट कोल इंडिया पर मैक्वेरी दे रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज रखिएगा फोकस। आइए बढ़ते आगे, वक्त है सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का। पिक ऑफ द डे। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है इन्फोसिस। विप्रो चल चुका है और इन्फोसिस का भी काफी अच्छा सपोर्ट है नीचे में 1690, 1690 का स्टॉप लॉस है, 1783 1783 के टारगेट के लिए इन्फोसिस है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, पिक ऑफ द डे के तौर पर इन्फोसिस खरीदने की राय बंसल जी की तरफ से। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, आपको क्या पसंद है आज के लिए? गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मुझे बिकवाली करनी है आईसीआईसीआई जीआई में। यहाँ पर कल एक फ्रेश ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया है और जिस हिसाब का आज वीकनेस है, मुझे लगता है जो वीकनेस है, ये जो ब्रेकडाउन कल हुआ है, ये एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 1272 रुपए के आसपास का फ्यूचर का बंद है। 1285 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी अनिल जी। 1240 और 1220 रुपए के दो टारगेट्स मुझे लगता है कि यहाँ पर आज के ही सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जिसे आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस के नाम से भी आप जानते हैं, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है 1282 के स्टॉप लॉस के साथ हिमांशु जी की तरफ से आती हुई। कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कुणाल जी सुप्रभात, बनाएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, कल देर रात तक पुतिन साहब की फटकार खाते रहे तो अनिल जी आज मेरी कोई कॉल नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि देखिए अनिल जी खरीदारी के मौके है नहीं और जो बिकवाली के मौके हैं वहां पर बड़ा गैप डाउन देखने को मिलेगा। तो अनिल जी आज नोटा का इस्तेमाल करेंगे, आपकी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है। और पुतिन साहब ने तो पहले से हमें सारे संकेत दिए, तो हम ही नहीं समझ पाए। उनके नाम में पुट इन है। हाँ। पुट अंदर करो, कहाँ और बाकी चक्कर में पड़े हो। हम ही ढंग से विश्लेषण नहीं कर पाए। आज पता चला कि पुतिन साहब को हम ढंग से समझे नहीं। करेक्ट। पुट लेने थे, अंदर कर दिया। वक्त की बात है, आदमी गलतियों से सीखता है, हमने भी सीखा है। अब विश्लेषण ज्यादा सही करेंगे पुतिन साहब का। फिलहाल नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो की जायज भी है। और खासतौर से जब कुणाल जी इतनी सुर्ख लाल रंग की टाई पहन कर आए, समझ ही सकते हैं आप मूड माहौल कैसा। सबसे बड़ी बात, आज इन्फोसिस पे खरीदारी की राय बंसल जी ने दी, लेकिन बंसल जी की आवाज में इतना मतलब
वो ऐसा Conviction कन्विक्शन नहीं है, नरमी एकदम, मतलब कि भाई अभी आज शो तो करना ही पड़ेगा, आया हूँ, उठा हूँ, कुछ बैठा तो हूँ। करना तो है। बंसल जी वैसी फीलिंग आ रही है ना? नहीं अनिल जी देखिए, फीलिंग तो अनिल जी क्या है, मैं तो ये बोलूंगा अनिल जी, पक्षपात का आरोप लगा रहा हूँ अनिल जी आपके ऊपर। हाँ। मैं अनिल जी नोटा लेता हूँ और कोई भी कहानी सुनाओ अनिल जी, किसी भी तरीके की कहानी, हिंदी, इंग्लिश, रशियन, यूक्रेन, अनिल जी तो आप पकड़ लेते हैं और बाकी लोगों को अनिल जी छोड़ देते हैं। और मेरे अनिल जी चार्ट कार्नर और पार्टनर जो है कुणाल जी, इनको तो हमेशा ही आप मतलब कि ये बात तो exemption दे आपकी देते सही, हैं। आपका आरोप बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं आगे भी ऐसे ही करूंगा बंसल जी। ऐसा करने में मुझे बहुत आनंद आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अविनाश जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज जो स्टॉक मुझे पसंद है वो बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, टेक्सटाइल सेक्टर का एक फ्रंटलाइन प्लेयर है। हमको अरविंद इस लेवल पे काफी पसंद है, 120 125 का रेट है। हमको लग रहा है कि रिसेंटली जो करार इंडिया और यूएई में हुआ है, इसका बेनिफिट भी कंपनी को सिग्निफिकेंटली मिलेगा। और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री थी Q3 के नंबर्स के बाद, टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लग रहा है कि अभी भी काफी आउट परफॉर्मेंस दिखाने की कैपेसिटी रखता है। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे 175-200 का टारगेट अगर किसी को साल भर का नजरिया रखना है, तो अर्निंग्स ग्रोथ इस साल काफी अच्छी होगी। सबसे बड़ी बात रियलाइजेशन अच्छी होगी। तो अरविंद हमारा पिक रहेगा फ्रॉम अ मीडियम टर्म एंगल। तो अगर बाजार थोड़ा सा गिरावट भी दिखाता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे खरीदने के मौके इन्वेस्टर्स को ढूंढने चाहिए। और दूसरी कंपनी जो फ्रंटलाइन अभी जो बायबैक कर रही है, टीसीएस, हमको लग रहा है कि यहाँ पे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना चाहिए। हिस्ट्री ने प्रूव किया है कि नॉर्मली जो बायबैक की प्राइस होती है, वो टीसीएस ऑलवेज सरपास करता है। तो निवेशकों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई भी कमजोरी अगर टीसीएस में आपको दिखती है, तो डेफिनेटली एक पोजिशनल होल्ड और पोजिशनल बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा स्लोली एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमको लग रहा है कि 4100 4200 कम से कम 12 से 15 महीने में पॉसिबल है। आईटी का जो सेक्टर में ये जो काम कर रहे हैं, इसमें नॉट ओनली ऑर्डर बुक विजिबिलिटी अच्छी है, बट मार्जिन्स को भी इंप्रूवमेंट करने के लिए रुपया का टेलविंड है। तो डेफिनेटली ये दोनों स्टॉक्स पे फोकस करें। ओके, तो ये है आपके लिए टीसीएस और साथ ही साथ अरविंद लिमिटेड खरीदारी करने की राय। 4100 4200 ये दो टारगेट्स हैं जिनके लिए करनी है आपको खरीदारी टीसीएस में। आइए इस बीच बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है और वो एक लेदर इंडस्ट्री को लेकर है। लेदर इंडस्ट्री के लिए ये थोड़ी खराब खबर है क्योंकि जो कुछ भी लेदर इंपोर्ट किया जाता है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की गई है डीजीटीआर की तरफ से। अब इसका मतलब क्या है, जो लेदर बाहर से इंपोर्ट होता है, हम बाहर से मंगाते हैं, उस पर अगर ड्यूटी बढ़ेगी तो नेचुरली वहाँ का लेदर, बाहर का लेदर है वो महंगा हो जाएगा। बाहर का लेदर महंगा होगा तो यहाँ की जो लेदर इंडस्ट्री जो लेदर बनाती है उनके लिए राहत की बात है। उनके यहाँ लोकल लेदर के दाम बढ़ेंगे और लोकल लेदर के दाम बढ़ेंगे तो लेदर इंडस्ट्री को तो फ़ायदा, लेकिन जूता बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो लेदर से जूते बनाते हैं उनके लिए नुकसान की बात है। इसलिए बाटा, खादिम, इस तरह की जो कंपनियां हैं मेट्रो जो जूते बनाने के बिजनेस में, यहाँ पर उनके लिए नुकसान की बात है। पूरी खबर समझ लेते हैं, हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ है इस वक्त। अमरीश बताइए। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लेदर इंडस्ट्री है या जो इंडस्ट्री जो जूता, पर्स, सीट कवर जैसी चीजें बनाती है, उनके लिए खबर ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि जो घरेलू इंडस्ट्री है जो इस तरह के जो पीयू यानी कि पॉली यूरेथेन ये जो प्रोडक्ट बनाती है, इस पर इन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि 2017 ऑनवर्ड्स हमने इसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और अगर चीन से सस्ता इंपोर्ट आता रहेगा तो उससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। डीजीटीआर ने लगभग 18 महीने का टाइम पीरियड लेकर इसको स्टडी किया था और अपनी जांच में ये पाया है कि अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाई जाती है तो घरेलू इंडस्ट्री को बहुत नुकसान होगा। अगर बात करते हैं इसके इम्पैक्ट की, तो इम्पैक्ट इसका हो रहा है लिबर्टी पर, बाटा पर, रिलैक्सो पर, या इस तरह की जो कंपनियां हैं जो कि प्रोडक्ट बनाती है, जूता, पर्स, बैग, सीट कवर, इस तरह की चीजें, बेल्ट, तो उन पर ये इम्पैक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो पीयू है, जो इसको हम इंपोर्टेड लेदर कहते हैं या जो डुप्लीकेट लेदर मान सकते हैं, जो रिप्लेसमेंट है लेदर का एक तरह से, उस पर अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है तो इनका कहना है कि अभी डिमांड हमारी बढ़ी है, अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और ऐसे में घरेलू इंडस्ट्री की जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि हमारी पूरी डिमांड को पूरा कर सकती है, और अगर इंपोर्टेड लेदर पे ये ड्यूटी लगाई जाएगी
तो उससे हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो हमको टारगेट है, जो कि हमको एक्सपोर्ट का टारगेट मिला है, वो भी पूरा नहीं किया जाएगा, और ऐसे में हमको दाम बढ़ाना इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो उनका ये तर्क था कि नहीं लगाई जाए, लेकिन DGTR ने घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान से बचाने के लिए ये प्रस्ताव किया है, और ये प्रस्ताव अगले 5 साल के लिए किया है। तो 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की, जिसका नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया। जी ओके, ये है आपके लिए पूरी की पूरी लेदर इंडस्ट्री को लेकर खबर आती हुई। लेदर इंडस्ट्री के लिहाज से अच्छी खबर है, लेकिन जिन कंपनियों के लिए लेदर का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के तौर पर होता है, नहीं कि जूते बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए नेगेटिव खबर है। मिर्जा, बाटा, खादिम, मेट्रो शूज, मेट्रो ब्रांड्स, जो ये सारी कंपनी जूते बनाने वाली जो कंपनियां, लिबर्टी शूज, इनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर। चलिए, ये खबर, इसके बाद बढ़ते आगे, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित जी भी। सुमित जी, गुड मॉर्निंग। खरीदेंगे, बेचेंगे या आराम करेंगे? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी देखिए, मार्केट्स के अंदर आज वापस से दबाव देखने को मिलेगा, और ऊपरी लेवल से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 200 पॉइंट के आसपास का फॉल देखने को मिल सकता है। तो सेल कॉल ही रडार पर है, और अपोलो टायर चार्ट्स के ऊपर वीक लग रहा है। अपोलो टायर के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से वीकनेस और दबाव देखने को मिल सकता है। 10 से 15 रुपए का फॉल इमीडिएटली अपोलो टायर के अंदर यहाँ से नीचे की तरफ देखने को मिलना चाहिए। तो अपोलो टायर के अंदर बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 210 के ऊपर का इसके अंदर स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे के अंदर 190 रुपए से लेके 185 रुपए तक के लेवल अपोलो टायर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए अपोलो टायर्स। यहाँ पर शॉर्ट करने की राय, 203 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 210 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप कर सकते हैं बिकवाली। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ काउंटर्स जहां पर रखनी है नजर। आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी डालते हैं नजर। एक तो इंडिया बुल्स हाउसिंग, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों व्यू ले लेते हैं इस पर। अविनाश जी, जो कल ईडी के छापेमारी की खबरें आ रही थी, कंपनी ने उसकी तरफ से कुछ सफाई भी दी है। वो कह रहे हैं कि कुछ क्लाइंट और मामले से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं ईडी ने। कंपनी कोऑपरेट कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने करे हैं, और मामले पे ऑलरेडी एक स्टे ऑर्डर है, तो इसके चलते कोई एफआईआर की गुंजाइश नहीं है। अब कैसे समझना है सर इंडिया बुल्स के इतने सारे डेवलपमेंट्स को, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है, बट जिस तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है और कल की जो खबरें के बाद गिरा है, अब क्या राय बनती है सर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि देखिए, कल की जो ईडी की जो रेट की खबर थी, वही एक प्रिंसिपल रीजन था कि स्टॉक में आपको काफी सिग्निफिकेंट गिरावट देखने को मिली। लेकिन मैनेजमेंट ने क्लेरिफाई किया है, और मुझे लग रहा है कि देखिए, ये कंपनी पोस्ट मार्च एक ब्लैक रॉक की कंपनी बनेगी। तो मेरे ख्याल से एक सेंटिमेंटली अभी जो एक्शन है काउंटर में थोड़ा सा वीक जरूर है, लेकिन अभी भी जो आउटलुक है हाउसिंग फाइनेंस पे, वो काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो निवेशक अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पहले निवेश करना चाहते हैं, उनको कोई पैनिक सेल ऑफ करना नहीं चाहिए, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस आउटलुक काफी अच्छा है। और एक बार मैनेजमेंट चेंज होता है ऑब्वियसली 31 मार्च के बाद, तो ये कंपनी का जो आउटलुक है, ये कंपनी की जो ओवरऑल विजन और स्ट्रेटेजी है, इसमें काफी बदलाव आएगा। हालांकि ये सब रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, बट ये उन्हीं निवेशकों के लिए जो लंबी अवधि के लिए यहाँ पे पोजीशन रखना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ी सी नेगेटिव वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिले, लेकिन बिजनेस में कोई बदलाव नहीं है, और बिजनेस आउटलुक अच्छा होने के कारण हमको लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी हम अभी नहीं सजेस्ट करेंगे, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है। तो अगर मार्केट में और थोड़ी गिरावट आती है तो इसमें डेफिनेटली एक्यूमुलेशन की राय रहेगी, बट अगेन फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। ओके, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट फिलहाल अगर आप देखें तो काफ़ी वॉलेटिलिटी है। और सर, आपसे भी एक बार इस पर राय लेनी थी, क्योंकि कंपनी में वैल्यू तो है, बट जिस तरह से कुछ ना कुछ खबरें आती हैं और फिर जो गिरावट आती है, क्या करें वो लोग जो इसमें व्यू रखते हैं? दीप, क्या है कि खबर और खबर की टाइमिंग, ये दोनों कभी कभी किसी चीज में भारी पड़ जाते हैं। अब जैसे कल खबर आई कि ईडी की छापेमारी हुई थी, सबने रिपोर्ट भी की। अब आज कंपनी की तरफ से जो खबर आई, उस पर हाई कोर्ट का स्टे भी आ गया कि अब आगे कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो गया। करेक्ट, भले एक दिन के लिए ही हुआ वो छापेमारी, लेकिन वो तो डैमेज हो गया। अब वो भी है, आप कंपनी ने जो नोटिस भेजा है, अगर आप वो एक्सचेंजेस पे पढ़े तो बहुत स्ट्रांग नोटिस उन्होंने भेजा है कि कोई जबरदस्ती वो उनके साथ एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी किया है, कामयाब नहीं हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि मार्केट तो खराब मूड हो और खराब खबर आए तो उस पर रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। अब ठीक है कि चलो क्लैरिफिकेशन आ गया ही आ गया, लेकिन क्या उतना बढ़ पाएगा? तो वही वाली बात है कि गिरने में जल्दी गिरते हैं, बढ़ने में वक्त लगता है। सो एक आध इस तरह की इवेंट से कंपनी के फंडामेंटल्स पे बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइसेस पे फर्क पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि नो डाउट जिन लोगों ने लिया है
वो उन लोगों के भाव से काफ़ी नीचे है, दिक्कत में भी है अनडाउटेडली। तो जो है पोजीशन बनाए रखें बजाय इसके कि और एवरेज करें या लॉस बुक करें। मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आप जो भी डिसीजन ले वो गलत ही होने वाला है। करेक्ट सर। बाय सेल होल्ड दोनों तीनों डिसीजन गलत होते हैं, क्योंकि आप बाय करेंगे और नीचे जा सकता है, होल्ड करेंगे तो भी नीचे जा सकता है, सेल करेंगे तो नीचे जाके तुरंत कब ऊपर आ जाएगा आप वापस ले नहीं पाएंगे, फिर आपको लगेगा अरे मैंने गलत जगह बेच दिया। वो वाली चीज़ें भी हो सकती है। तो ठीक है, कई बार कई सारी चीज़ें ऐसी आती जो किसी के बियॉन्ड इमेजिनेशन होती है, या कई बार मार्केट का रिएक्शन वैसा होता है। सो शांति से होल्ड करें, इंतज़ार करें, ठीक है। करेक्ट। चलिए ठीक है, तो ये है आपके लिए इस समय इंडिया बुल्स पर आए। एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन कल आया था। कुणाल जी, कल भी इस पर बात हो रही थी, एक चार्ट चेक दे दें इंडिया बुल्स पर। आज वायदा कारोबार से बैन से बाहर भी आया है, कल 10% गिरकर बंद हुआ है। क्या करना है सर इसमें? देखिए, गिरावट तो जाहिर सी बात है कि दीपांशु कल हमने बड़ी जबरदस्त देखी है, लेकिन एक अच्छी बात है कि इस गिरावट के बाद अब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एक मेजर सपोर्ट पर आ चुका है। तो मुझे लगता है कि इस क्लैरिफिकेशन के बाद हो सकता है कि आपको एक पुल बैक देखने को मिले। जो चार्ट पर लेवल वॉच करना है वो है 165 रुपए का, कल की बंदी 166 रुपए की है। तो 165 रुपए के नीचे अब ये निकलेगा तो इसमें फिर से बिकवाली देखने को मिलेगी, और फिर बड़ा सपोर्ट सीधा 140 के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 165 का लेवल होल्ड करना चाहिए। 165 का लेवल होल्ड करता है तो एक पुल बैक बनेगा, लेकिन कोई खरीदारी किराए स्तरों पर नहीं। तो ये जो कुछ ताज़ा तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशंस से आ रही है। यूनाइटेड नेशंस में जो हमें समझ में आ रहा है इस वक्त यूक्रेन के प्रतिनिधि वहाँ पर बात कर रहे हैं, और साथ ही कुछ खबरें रशिया की तरफ से भी आती दिख रही, जो अच्छी खबरें हैं। पहली खबर आती दिख रही कि रशिया ये कह रहा है कि हम बातचीत के जरिए मामले को निपटाना चाहते हैं। ये एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। और दूसरा ये खबर आती दिख रही कि हम नहीं चाहते कि डोनबास, क्या है उस जगह, वही जो एरिया है डोनबास, कंबाइंड उसको डोनबास, हाँ डोनबास, वहां पर किसी तरह का खून खराबा हो। ये रशिया की तरफ से आता हुआ दिख रहा है स्टेटमेंट। तो रशिया की तरफ से कुछ अच्छे स्टेटमेंट यूएन में आते हुए दिख रहे हैं। और क्या क्या पढ़ रहे हैं हम सर? तो यही है, वो एक्चुअली अब वो ये बातचीत चल रही है, आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 8 साल से हम कोशिश कर रहे थे कि इन एरिया का जो भी मसला है यूक्रेन के साथ वो शांति के साथ हल हो, बट यूक्रेन की मिलिट्री ये नहीं चाहती थी, इसलिए हमने ये कदम उठाए हैं। तो रशिया एक तरह से कह रही है कि हम शांति चाहते हैं, इसलिए हमने ये कदम उठाया। यूक्रेन की तरफ से हमें कोऑपरेशन नहीं मिल रही थी, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा, पर यहां से हम और स्थिति को खराब होना देखना नहीं चाहते। ये रशिया में जो रशिया के जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका बयान है। और फिलहाल जो आपकी स्क्रीन पर लाइव विजुअल्स आ रहे हैं वो यूक्रेन का जो रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, वो इस समय बात कर रहे हैं। तो वहां से भी अगर कुछ निकल कर आता है, क्योंकि वो ट्रांसलेट करने में 2-3 मिनट जाते हैं सर, तो वहां से जो भी यूक्रेन का कहना है ये भी आपके सामने रखेंगे सर। बट फिलहाल रशिया के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आ रहे हैं। अब वही बात है, वो वापस यूक्रेन पर ही अपना मसला कर रहे हैं कि आप नहीं चाहते थे कि यहाँ पर शांतिपूर्ण सॉल्यूशन हो, इसलिए हमने ये कदम उठाया। हम पिछले 8 साल से इंतजार कर रहे थे कि इसका पूरा का पूरा मामला निपट जाए, लेकिन यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई सॉल्यूशन होता नहीं दिख रहा है, ऐसा मानना है रशिया का। तो ये रशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐसा उन्होंने सब कुछ कहा है। आइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो कुछ भी बैठक चल रही है उस पर नजर रहेगी, और किसी भी तरह के कोई भी स्टेटमेंट्स जो भी आएंगे उन पर भी नजर रहेंगी। चलिए तब तक करते हैं शुरुआत फर्स्ट रेट की हेडलाइंस के साथ।